नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। उधर लेबनान में मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने कहा कि ये जो सीज फायर की बातचीत चल रही है हम इसको नहीं मानते। अब जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं आओन, उनका अमेरिकी मीडिया में एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में ईरान की मजम्मत कर रहे हैं कि ईरान हमारे मामलों में दखल देना बंद कर दे। ईरान क्यों दखल दे रहा है, क्यों हमको हमारे नाम का यानी लेबनान का इस्तेमाल कर रहा है, जो बातचीत हो रही है उसके अंदर हमको बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें आओन साहब ने कही। आओन साहब जब ये बयान दे रहे थे उसी समय खबर ये आ रही थी कि इजराइल ने लेबनीज आर्मी, हिजबुल्लाह के नहीं, लेबनान की अपनी आर्मी के जनरल, कैप्टन और कई दूसरे सोल्जर्स की हत्या कर दी है। इस जंग में जनरल्स को, कैप्टन्स को और कई दूसरे सोल्जर्स को मार दिया है, इजराइल ने मारा है। और इसके बाद एक तंज आता है ईरान के विदेश मंत्री का, अराक्ची साहब का एक तंज आता है। वो कहते हैं कि आओन साहब की बात सुनकर तो यह लग रहा है कि ईरान ने लेबनान की 1/5 जमीन कब्जा कर ली है, यानी 20% जमीन कब्जा कर ली है और 25% लोगों को अपनी जगह छोड़कर मूव करने के लिए मजबूर कर दिया है और लगातार ईरान ही लेबनान पे बम बरसा रहा है। आओन साहब की बात सुन के ऐसा लगता है कि ईरान ही बम बरसा रहा है। हकीकत क्या है? अराक्ची साहब कह ये रहे हैं कि भैया, तुम्हारी 20% जमीन जिसने कब्जा किया है उसका नाम है इजराइल, जिसकी वजह से तुम्हारे 25% लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है उसका नाम है इजराइल, और जो लगातार बेरूत से लेकर साउथ लेबनान तक बम बरसा रहा है उसका भी नाम है इजराइल। तो जो तुम्हारा असली दुश्मन है, रियल फो है, जो असली दुश्मन है तुम्हारा, जिसने लेबनान की जमीन कब्जा की है, जो लेबनान के लोगों को मार रहा है, वो इजराइल है। और तुम्हारी हिम्मत इजराइल से कहने की नहीं है। हालांकि उस इंटरव्यू में आओन साहब ने इजराइल के लिए भी कहा कि क्या आप 1948 से लड़ते लड़ते थके नहीं हैं? आइए बैठ के बातचीत करें। मुकाबला नहीं कर सकते, बातचीत के लिए हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं आओन साहब और गुस्सा दिखा रहे हैं ईरान के ऊपर। हकीकत यह है कि आओन साहब जैसे लोगों ने लेबनान में जो रेशियल डिफरेंसेस हैं, जो अलग अलग कौमों के लोग रहते हैं, उनकी जो फॉल्ट लाइंस बनती हैं, उनके बीच की जो आपस की लड़ाइयां हैं, उसका फायदा उठाने दिया है इजराइल को। अमेरिका के कदमों में अपना सारा गुरूर गिरवी रख दिया है और इजराइल को खुली मार करने की छूट दी है। समझौता इस बात का होता है कि इनकी सरकार कहती है कि हिजबुल्लाह से हम हथियार छीन लेंगे। इनकी सरकार ये नहीं कहती कि इजराइल जिस जमीन में है उस जमीन से बाहर निकल जाएं। ये साहब जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये एक बार साउथ लेबनान गए हुए थे और वहां लोगों से मिल रहे थे। वहां जब लोगों से इन्होंने कहा कि आप हिजबुल्लाह का साथ मत दीजिए, तो लोगों ने कहा ठीक है, हम हिजबुल्लाह का साथ नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी आर्मी भेजिए जो इजराइल से लड़ सके। ये चुपचाप अपनी कार में बैठकर वापस आ गए, क्योंकि इनकी आर्मी तो साउथ लेबनान छोड़कर पीछे लौट आई थी ताकि इजराइल मनमाने तरीके से जो चाहे वो कर सके। तो जो राष्ट्रपति अपने मुल्क में एक दुश्मन मुल्क को चुपचाप घुस जाने देता है, वो ईरान से शिकायत करता है जो ये कह रहा है कि जंगबंदी तब होगी जब लेबनान के ऊपर हमले बंद होंगे, जो ये कह रहा है कि जंगबंदी तब होगी जब इलाके में, मिडिल ईस्ट में जहां जहां लड़ाई हो रही है सारी बंद हो। ये बात इनको बुरी लग रही है, लेकिन इजराइल की मार जो है वो इनको बुरी नहीं लग रही है। दुर्भाग्य से मिडिल ईस्ट के मुल्कों में इस तरह के ही सरमाएदार बैठे हैं, इस तरह के ही हाकिम बैठे हैं, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका को खुली छूट मिली है कि वो उनके मुल्कों में घुसकर जो चाहे वो कर सके। और इजराइल कर क्या रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। हालांकि अब इतने एग्जांपल हो चुके हैं, हिंद रजब से लेकर अभी तक इतने एग्जांपल हो चुके हैं कि अलग से बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यह बहुत ताजा बात है और यह सीज फायर के बाद हुई है। और यह बात है इजराइल के अंदर हेब्रोन की। हेब्रोन में एक फलस्तीनी फैमिली अपने कार में जा रही थी। अचानक आईडीएफ के सैनिकों ने उनका पीछा करना शुरू किया। जब पीछा करना शुरू किया तो बाप ने कार रोक दी। उसे लगा कि अगर इन्हें शक होगा तो ये बेकार में मेरी फैमिली को मार देंगे, मैं कार रोक देता हूं, ये हमारी जांच कर लें, देख लें कि हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम आम शहरी हैं, और उसके बाद शायद ये हमें छोड़ दें। ये उम्मीद थी फलस्तीनी बाप की। लेकिन जो ही उन्होंने कार रोकी, आईडीएफ के लोगों ने गोलियां चलाई और जिसको मारा, जो मरा है, वो 7 महीने का बच्चा है। 7 महीने का बच्चा जो अपने कदमों से जमीन पर चल नहीं सकता। 7 महीने का बच्चा जिसे अपने माँ बाप का चेहरा तो पता होता है, नाम नहीं पता होता है।
7 महीने का बच्चा जो बंदूक उठाना छोड़िए, खिलौने की बंदूक भी ठीक से नहीं उठा सकता। 7 महीने का बच्चा, अब मैं क्या कहूं, आप सब अगर इंसान हैं तो 7 महीने का कोई बच्चा अगर आपको सड़क पर खेलता हुआ मिले तो उसे गोद में लेकर प्यार करने के अलावा कोई और चीज आपके दिमाग और दिल में आ ही नहीं सकती। लेकिन इजराइल अपने मुल्क के अंदर रुकी हुई कार में जहां बाप ने कार रोक दी, गोली चलाता है और 7 महीने के बच्चे को मार देता है। और लेबनान के राष्ट्रपति आओन साहब से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब या हिंदुस्तान के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको इससे कोई परेशानी नहीं होती। उनको लगता है ये तो नॉर्मल चीज है। इजराइल पर जरा सा अटैक हो जाए तो सब सीने पीटना शुरू कर देते हैं। अमेरिका के एयर बेसिस पर ईरान हमला कर दे तो यहां से लेके वहां तक, यूएन तक तमाशा मचाया जाता है। लेकिन इजराइल में 7 महीने के एक फलस्तीनी बच्चे को अगर इजरायली सैनिक गोली मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंद रजब इतनी ही बड़ी थी और उसकी कार पर 100 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी, वो बच्ची मारी गई। अभी खबर यह है कि हिंद रजब फाउंडेशन जो बना था, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि इजरायली आर्मी का एक ऑफिसर जो इस पूरे मसले में शामिल था, वो हिंदुस्तान गया हुआ है छुट्टियां मनाने, उसको गिरफ्तार करे। लेकिन यहां कौन गिरफ्तार करेगा? यहां तो फूल माला पहनाकर उसका स्वागत कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंद रजब या इस 7.5 महीने के बच्चे की जान का कीमत दुनिया भर के जो हुक्मरान हैं उनकी नजर में कुछ नहीं है। फलस्तीनी जानों की कीमत अगर उनकी नजर में होती, लेबनानी जानों की कीमत अगर उनकी नजर में होती, तो आज हालात दूसरे होते। आज नेतन्याहू पैरों में गिरकर माफी मांग रहा होता। लेकिन इन लोगों ने नेतन्याहू के हर जुर्म को माफ किया है। नतीजा ये कि उसको ये लगता है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर गोलियां चला सकता है। और अब मामला केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं रहा। एक बड़ी मजेदार खबर आई है। पेंटागन, आप समझते हैं, आप जब पेंटागन कहा जाए तो समझिए अमेरिका की आर्मी, जो अमेरिका की आर्मी को, सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है, वो है पेंटागन। पेंटागन ने ट्रंप सरकार से कहा है कि इजराइल के लोग, इजराइल की एजेंसीज अमेरिका के अंदर जासूसी कर रही हैं, जिससे अमेरिका में खतरा पैदा हो रहा है। जी, बाकी सब मुल्कों को छोड़ दीजिए, ईरान को छोड़िए, सऊदी को छोड़िए, यूएई को छोड़िए, बहरीन को छोड़िए, लेबनान को छोड़िए, सबको छोड़ दीजिए। बाकी जगह तो इजराइल अपनी हरकतें करता ही है। अमेरिका के अंदर इजराइल जासूसी करने की कोशिश कर रहा है या फिर जासूसी कर रहा है, यानी अमेरिका के सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रहा है इजराइल। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, पेंटागन कह रहा है। ऐसी खबर आई है। जाते जाते एक और मजेदार बात आपको बताऊं। ट्रंप साहब का दावा आया कि ईरान के पास सिर्फ 22% हथियार बचे हैं। जो मिसाइलें हैं वो सिर्फ 22% बची हैं। इस पर लंबी चौड़ी बात करने की जगह मैं बता दूं कि उन्हीं के मुल्क का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, और उनके अपने जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं वो बता चुकी हैं कि अब भी ईरान के पास 70% से ज्यादा मिसाइलें हैं। अगर वाकई 22%, 20% मिसाइलें बची होती और ट्रंप को लगता कि आसानी से ईरान को हराया जा सकता है, तो अब तक ईरान के ऊपर अटैक हो चुका होता। अगर ईरान के ऊपर अब तक अटैक नहीं हुआ है और समझौते की कोशिशें जारी हैं, तो इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि अमेरिका और इजराइल को पता है कि ईरान से लड़ने में नुकसान के अलावा कुछ और नहीं मिलना है। फिर भी आज सैटरडे है, वीकेंड शुरू हो गया है, और वीकेंड में ट्रंप क्या नए शिगुफे छोड़ता है, क्या नए तमाशे करता है, ये सब देखने वाली बात होगी। मंडे को जब लौटूंगा तो ये सारी चीजें रिपोर्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।